मेरा नाम अर्चना है। मैं एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। कहते हैं कि गरीबों का ऊपर वाले के अलावा कोई भी नहीं होता। मेरा साथ भी ऊपर वाले ने ही दिया था। इंसानों से हम अपनी मदद के लिए शायद कोई उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें हमेशा ऊपर वाले के आगे ही हाथ फैलाकर उससे मांगना चाहिए। वैसे तो हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, हमारे बहुत सारे रिश्तेदार थे, मगर जिस दिन से मेरे माता पिता की मौत हुई थी उस दिन से कोई भी रिश्तेदार हम तीनों बहनों को समझने के लिए तैयार नहीं था। मेरी माँ तो काफ़ी समय पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, जबकि मेरे पिता की मौत अभी हाल फिलहाल में ही हुई थी। मेरे पिता बहुत अच्छा कमाते थे। मेरे 2 चाचा थे और उनकी पूरी फैमिलीज हम सब लोग एक साथ रहा करते थे। कभी भी हम लोगों में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरे दादाजी जब जिंदा थे तो उनका यही कहना था कि मेरे बच्चे एक बंद मुट्ठी की तरह हैं, जो एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मगर दादाजी नहीं जानते थे कि जब हाथ की एक उंगली टूट जाती है तो मुट्ठी ढीली होने लगती है। मेरे पापा के 3 भाई थे और वो अपने तीनों भाइयों में सबसे बड़े थे। मेरी मम्मी के मरने के बाद पापा ने हम तीनों बहनों का बहुत ख्याल रखा था। हमें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी, और जब तक पापा जिंदा थे तो हमारी दोनों चाचियाँ भी हमारा बहुत ख्याल रखती थीं, और उनके बच्चे तो हमारे साथ बिल्कुल हमारे सगे भाई बहन की तरह रहते थे, क्योंकि मेरे पापा ने कभी उनके बच्चों को भी समझने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेरे पापा के लिए घर के सभी बच्चे एक समान थे। न जाने हमारी खुशियों को किसकी नज़र लग गई थी। दादा दादी तो एक एक करके 10 साल पहले गुजर चुके थे, इसलिए उनकी मौत के बाद मेरे पापा इस घर के सबसे बड़े थे, और उन्होंने अपने पिता के कहने पर सबको अभी तक जोड़ कर रखा हुआ था। इस घर में उन्होंने सबको यही सीख दी थी कि एकता में जो मज़ा है वो एक दूसरे से अलग होकर रहने में नहीं है, क्योंकि जब इंसान अलग हो जाता है तो लोगों में फासले और दूरियां बढ़ जाती हैं और दिल से प्यार मोहब्बत भी कम हो जाता है। लेकिन जब सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं तो सब एक दूसरे के सुख दुख को भी समझते हैं, और एक साथ रहने वाले लोगों पर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आती। जब तक मेरे पापा जिंदा थे इस घर का माहौल बिल्कुल ठीक था। मेरे पापा की आंखें क्या बंद हुई, इस घर के लोगों के दिल हमारी तरफ से पलटने लगे थे, क्योंकि हम बेटियां थीं। शायद हम बेटा होते तो ये लोग हमें 2 वक्त का खाना दे सकते थे, क्योंकि हम कमा कर लाते और उनके हाथ पर रखते। मगर हम बेटियां थीं, और हम जिस गांव में रहते थे वहां पर बेटियों को बहुत सख्ती से रखा जाता था। ना तो लड़कियों को पढ़ाई करने की परमिशन होती थी और ना ही ज़्यादा घर से निकलने की परमिशन होती थी। लड़की 18 साल की हुई तो फ़ौरन ही उसकी शादी कर दी जाती थी। ऐसा हमारे गांव का रिवाज था। हमारा गांव लड़कियों और औरतों के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, लेकिन मेरे पापा जब तक जिंदा थे उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया था। हमारे गांव के सारे ही लोग मेरे पापा के खिलाफ होते थे कि आखिर बेटियों को पढ़ाने लिखाने की क्या ज़रूरत है। पढ़ने वाली लड़कियां ज़बान की बहुत तेज़ होती हैं और अपने ससुराल में अच्छे से गुजारा नहीं कर पाती। सब लोगों का मानना था कि ऐसी लड़कियों की डाइवोर्स 1 साल के अंदर अंदर ही हो जाती है और फिर वो मैके में आकर बैठ जाती है। और हमारे गांव में जो लड़कियों की डिवोर्स हो जाती थी उन्हें कलंकनी कहा जाता था। उन लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं रहती थी, यहाँ तक कि उन लड़कियों के साथ उनके मायके वाले भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। जल्द से जल्द अगर उन लड़कियों की शादी हो जाती थी तो उनकी ज़िंदगी में कुछ सुधार आ जाता था, वरना तो तलाकशुदा लड़कियों से इस गाँव में कोई शादी भी नहीं करता था। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी। मेरी उम्र 17 साल थी जिस समय मेरे पिता की मौत हुई। मेरे पिता के अचानक पेट में दर्द उठा था और मेरे चाचा जी उनको अस्पताल लेकर गए तो पता चला कि उनको अपेंडिक्स का दर्द उठा है। उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, लेकिन ना जाने ऊपर वाले की क्या मर्जी थी कि मेरे पापा का ब्लड प्रेशर लेवल ठीक ही नहीं हो पाया और मेरे पापा को सही समय पर इलाज नहीं मिल सका। शहर के डॉक्टर्स यही कहते रहे कि अपेंडिक्स का दर्द उठने की वजह से उनकी आंत भ्रष्ट हो गई। उनका ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन ऑपरेशन करने के लिए ब्लड प्रेशर का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। मगर मेरे पापा का ब्लड प्रेशर तो बहुत हाई चल रहा था। डॉक्टर ने दवाई और इंजेक्शन के थ्रू उनका ब्लड प्रेशर लेवल पर लाने की बहुत कोशिश की, मगर ऊपर वाले को तो उनकी ज़िंदगी उनसे छीन लेनी थी। पूरे 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद मेरे पापा की मौत हो गई थी और अपने पापा की मौत पर हम तीनों बहनें बहुत बिलख बिलख कर रोए थे, क्योंकि अब हमारे सर से पिता का भी साया उठ चुका था और हम सब लोग अनाथ हो चुके थे। मुझसे छोटी मेरी 2 बहनें थीं। एक बहन 12 साल की और दूसरी बहन 7 साल की थी। मेरी 7 साल वाली बहन ने जब जन्म लिया था उसके जन्म के बाद ही मेरी माँ मर गई थी और अब पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे थे। हम तीनों बहनें माता पिता के बिना
टूट कर रह गए थे और बस अपने पापा को याद करके रोते रहते थे। पापा के मरने के बाद हमारे सभी रिश्तेदारों ने हमारा फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। पहले हम सब लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, इसलिए ढेर सारे लोगों का एक ही चूल्हे पर खाना बनता था। लेकिन पापा के मरने के बाद इन लोगों ने मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। हमारे पापा ने हम तीनों बहनों का एडमिशन शहर के एक बड़े स्कूल में करवाया हुआ था, जहाँ पर वो हमें सुबह खुद ही छोड़ने के लिए जाते थे और छुट्टी पर हम तीनों बहनों को लेकर आते थे, क्योंकि शहर हमारे गाँव से बहुत दूर था। इसीलिए पापा अपनी गाड़ी से हमें स्कूल छोड़ने और लेने जाते थे। मगर अब तो चाची ने मुझे घर के काम में इतना घेर दिया था कि मैं पढ़ाई लिखाई करना तो जैसे भूल ही गई थी। मेरी दोनों छोटी बहनें भी पढ़ाई से हट गई थी, क्योंकि अब हम लोगों का स्कूल जाना ही नहीं हो रहा था। मैंने जैसे तैसे अपनी सबसे छोटी वाली बहन को तो 1 महीने तक स्कूल भेज दिया था, मगर फिर जब उसका 1 महीना पूरा हो गया और स्कूल वालों ने फ़ीस की डिमांड की तो मैंने 1 महीने की फ़ीस तो अपने पास से जमा कर दी थी। लेकिन उसके बाद जब दोबारा से फ़ीस देने का टाइम आया तो मैंने अपने बड़े चाचा जी से फ़ीस मांगी थी। उनसे कहा था कि मेरी छोटी बहन सोनम को अपने स्कूल की फ़ीस जमा करनी है। जब ये बात चाची ने मुझे चाचा से कहते हुए सुनी तो वो आग बबूला हो गई। कहने लगी कि एक तो गांव में पहले से ही बेटियों के पढ़ने का रिवाज नहीं है। तुम्हारे पिता ने अगर तुम्हें पढ़ाया था तो तुम्हारे लिए कुछ पैसा जोड़कर भी रखना था, ताकि उनके मरने के बाद आने वाले समय में ये पैसा काम आता। अब तुम्हारे माँ बाप तो मर गए हैं और तुम्हें हमारी सूरत पर छोड़ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से अपनी फ़ीस के पैसे मांगने की? बहुत महंगाई का समय है, तुम लोग हमारे साथ रहकर 2 वक्त का खाना खा लेती हो, इसी से हमारा एहसान माना करो। 1-2 बहन होती तो कोई बात नहीं थी, पूरी 3-3 बहनों का खर्च हम नहीं उठा सकते और हमारे पास फ़ीस के पैसे भी नहीं है। तुम लोगों को पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोगों के साथ रहना चाहती हो तो खामोशी से घर के काम किया करो, क्योंकि यही सब ससुराल में जाकर काम आएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं। चाची की बात सुनकर मेरा मन उदास हो गया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि हम दोनों बहनों की तो पढ़ाई रुक गई है, मगर मेरी छोटी बहन की पढ़ाई न रुके। चाचा जी ने मुझे पैसे नहीं दिए थे और चाची ने भी मुझे ढेर सारी बातें सुना दी थी। मैं निराश होकर अपने छोटे चाचा के पास आ गई थी और उनसे पैसे मांगने लगी तो छोटे चाचा ने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया था। वो कहने लगे कि तुम्हारे पापा गांव के बहुत सारे लोगों के खिलाफ जाकर तुम तीनों बहनों को शहर में पढ़ाई करवा रहे थे, लेकिन हम गांव के लोगों के खिलाफ नहीं जा सकते। तुम लोग घर के कामों पर ध्यान दिया करो। तुम तीनों बहनें हम पर हमारे भाई की जिम्मेदारी हो। तुम्हें तो स्कूल ले जाने और लाने की जिम्मेदारी भी भैया उठाया करते थे। हमसे तुम्हारे ये काम नहीं हो सकेंगे। मैंने चाचा जी से कहा, चाचा जी आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, सिर्फ इतने पैसे जिससे कि मैं सोनम के स्कूल की फ़ीस जमा कर सकूं। बाकी जो भी काम होंगे वो मैं खुद कर लूँगी, आपसे कभी किसी काम के लिए नहीं कहूँगी। मेरी बात सुनकर चाचा जी को गुस्सा आ गया और वो कहने लगे कि अब तुम घर से बाहर निकलकर मर्दों जैसे काम करोगी। अर्चना, एक बात याद रखना, भैया इस दुनिया से जा चुके हैं। तुम तीनों बहनें हमारी इज्जत हो, इसलिए हमारी इज्जत खराब करने की कोशिश मत करना, वरना तुम जानती हो कि बहुत बुरा होगा। छोटे चाचा जी ने भी मुझे पैसे नहीं दिए थे, जबकि ढेर सारी बातें सुनाकर मुझे भेज दिया था। मैं अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो रही थी। मेरी दोनों बहनें बार बार मुझसे पूछ रही थी कि क्या हो गया दीदी, मगर मैं उन्हें क्या बताती कि अब हालात इतने बुरे हो गए हैं कि कोई भी हमारी परेशानी समझने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पापा का सपना था कि वो हम तीनों बहनों को पढ़ा लिखाकर कामयाब बनाएंगे, मगर अब हालात ऐसे हो गए थे कि हम तीनों बहनों का 2 वक्त का खाना खाना मुश्किल था। ऐसे में हम लोग शिक्षा हासिल कैसे कर सकते थे? मगर मैंने सोच लिया था कि भले ही मैं और मेरी छोटी बहन पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपनी सबसे छोटी बहन सोनम को तो किसी काबिल बनाकर ही रहूंगी, क्योंकि वो घर में सबसे ज़्यादा छोटी और लाडली थी। इसलिए मेरे पापा उससे बहुत प्यार किया करते थे और इस बेचारी ने तो माँ का भी प्यार नहीं देखा था, और फिर कम उम्र में ही पिता भी उससे दूर हो गए थे। हम तीनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर खूब रोते थे, क्योंकि हम तीनों को एक दूसरे की हालत पर बहुत तरस आता था। दोनों चाचियां घर के मुझसे सारे काम करवाती थीं, जबकि मेरी बड़ी चाची मेरी बीच वाली बहन निकिता को अपने कमरे में बुलाकर बार बार उससे अपनी टांगें दबवाती रहती थी, और मेरी बहन सोनम के साथ तो ये दोनों अपने बच्चों को खेलने तक नहीं देती थीं।
हम लोगों को ऐसा लगता था जैसे हम लोग इनके गुलाम बन गए हैं। ये लोग सिर्फ हमें 2 वक्त का खाना दे रहे थे, जिस पर हमें ढेर सारा काम करना पड़ता था। हम तीनों बहनों की सेहत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि पापा के होते समय हम लोगों के साथ ऐसा किसी ने भी नहीं किया था। अब तो कोई हमसे ढंग से बात भी नहीं करता था। इन लोगों को ऐसा लगता था कि हम लोग उनके ही पतियों की कमाई खा रहे हैं, जबकि पहले मेरे पापा भी घर में सारा राशन भरवा दिया करते थे। तभी मेरे पापा ने किसी चीज़ का हिसाब नहीं लिया था, लेकिन इन लोगों ने तो पापा के मरने के बाद से ही इस बात का हिसाब लगा लिया था कि अब घर में राशन भी इनको ही भरना होगा। तो अपने राशन से अगर ये हमें 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं तो इनका बहुत नुकसान हो रहा है। हमें तो दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि पापा के मरने के बाद ये लोग इतना बदल जाएंगे। हमें लगता था कि हमारा परिवार इसी तरह से एक साथ प्यार मोहब्बत से सारी ज़िंदगी गुजार देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। हम तीनों बहनें इन पर बोझ बन गए थे और इस बात के ताने हम तीनों को सुबह शाम सुनने को मिलते थे। इसी तरह से कई साल गुजर गए थे। मेरी सबसे छोटी बहन जो 7 साल की हुआ करती थी, अब वो 10 साल की हो गई थी और उस बेचारे की पढ़ाई तक रुक गई थी। लेकिन मेरे दिल में अभी भी यही था कि मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ा लिखा कर किसी काबिल ज़रूर बनाऊंगी, मगर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता था, मैं ये नहीं जानती थी। एक दिन मेरी बहन निकिता की बहस मेरी चाची से हो गई, क्योंकि उन्होंने मेरी बहन के थप्पड़ मार दिया था और मेरी बहन इस बात पर रो रही थी कि कभी उसके माता पिता ने उसे हाथ तक नहीं लगाया, तो फिर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। शोर की आवाज़ सुनकर जब मैं उन लोगों के करीब गई और मैंने पूरी बात सुनी, तो मैंने झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश की, मगर मेरी बहन निकिता लगातार दोनों चाचियों से बहस किए जा रही थी, जिस पर वो दोनों उससे कह रही थी कि आज तुम अपने चाचा को आने दो, तुम तीनों बहनें मुफ्त की रोटियां यहाँ पर तोड़ रही हो, इसलिए इतना उछल उछल कर बोल रही हो। पहले तो तुम लोगों ने कभी इतनी बदतमीजी से बात नहीं की। मेरी बहन कहने लगी कि पहले तो आप लोगों ने भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था जैसा हमारे साथ अब करने लगी हो। मेरी बहन चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी नरक हो गई। मैं अपनी बहन को बार बार खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो खामोश नहीं हो रही थी, क्योंकि वो भी उनसे बहुत तंग आ गई थी और मेरी बहन तो बहुत चंचल थी। उसे लोगों की गुलामी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बहुत खुश मिजाज थी, मगर इन लोगों के सलूक से वो बहुत तंग आ गई थी और अब ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। और एक मैं थी जो सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करती रहती थी, मगर निकिता उन लड़कियों में से नहीं थी जो कुछ भी खामोशी से बर्दाश्त किया करे। मेरी बहन उनसे खुलकर झगड़ा कर रही थी और उनकी बातों के लगातार जवाब दे रही थी। चाची ने भी कह दिया था कि आज तुम्हारे चाचा घर आएंगे तो तुम लोगों का इलाज उनसे करवाऊंगी। मैं ज़बरदस्ती अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आई और कहने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम जानती हो ना कि ये लोग हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही हैं और चाचा भी इनके कहने में है। अगर कुछ ऊंच नीच वाली बात हो गई तो ये लोग हमें घर से निकाल सकती हैं, तो बताओ फिर हम कहाँ जाएंगे। मेरी बहन कहने लगी कि ऐसे कैसे ये लोग हमें घर से निकाल देंगे, ये घर जितना इन लोगों का है उतना ही हमारा भी है, क्योंकि इस घर में हमारे पापा का भी हिस्सा है और हमारे पापा सबसे बड़े थे। मैंने कहा हाँ, मगर हम लोग इसी घर में रहेंगे, हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि दीदी, अगर इन लोगों ने ज़्यादा नौटंकी दिखाने की कोशिश की तो फिर हम लोग अपना खाना पीना अलग कर लेंगे। वैसे भी काफ़ी साल हो गए हैं एक ही चूल्हे पर खाना बनते हुए, हम तीनों बहनें अपना खाना अलग बनाया करेंगे। मैंने अपनी बहन से कहा कि अच्छा, उनके यहाँ तो घर का राशन भरने के लिए और घर के सारे खर्च उठाने के लिए चाचा जी हैं, मगर हमारा कौन है, हम तो कमाने भी नहीं निकल सकते ना। अगर हमने अपना अलग चूल्हा जला लिया तो खाना बनाने के लिए हमें सामान कौन ला कर देगा। अभी तो हम लोग उन लोगों का खा रहे हैं, अलग होने के बाद हमें भूखे रहकर गुजारा करना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर मेरी बहन कहने लगी कि दीदी, क्यों ना हम कोई काम करते हैं, हमारे पास थोड़े पैसे आएंगे तो हम लोग अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे, हमें इन लोगों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैंने अपनी बहन से कहा कि ये काम तुम्हारे लिए जितना कहने में आसान है, करने में उतना ही मुश्किल है। वैसे भी गांव की लड़कियों को घर से निकलने की तो परमिशन ही नहीं दी जाती, काम करने की परमिशन क्या दी जाएगी। और वैसे भी हम लोग ऐसा कौन सा काम करेंगे जिससे हम पैसे कमा सकें। मेरी बहन कहने लगी कि दीदी, आजकल ऐसे बहुत सारे काम हैं जो लड़कियां भी कर सकती हैं। मैंने कहा तुम अपनी बकवास बंद करो और खामोश हो जाओ। मेरी बात पर मेरी बहन खामोश हो गई थी, लेकिन रात को जब चाचा जी आए तो उन्होंने हम तीनों बहनों पर बहुत डांट लगाई थी, क्योंकि वो अपनी पत्नियों की साइड से बोल रहे थे। उन्होंने कह दिया था कि अब तुम हमारे टुकड़ों पर जी रही हो, तुम्हारा पिता जिंदा नहीं है जो तुम लोगों के नखरे उठाया करता था।
हमसे तो तुम अपने नखरे उठाने की उम्मीद ही मत रखना। चाचा जी कहने लगे कि मैं तुम दोनों बहनों के लिए रिश्ते देखता हूँ और सबसे पहले तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। उस दिन के बाद से चाचा जी ने हम दोनों बहनों के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया था। मेरी उम्र 20 साल और मेरी बहन की उम्र 15 साल हो गई थी, मगर हम लोग शादी नहीं करना चाहते थे। मैंने अपनी बहन से कहा कि देखो, तुम्हारी बहस का नतीजा हमें इस तरह से भुगतना पड़ेगा। मेरी बहन कहने लगी कि दीदी, ये लोग हमारे साथ चाहे जो करें, मगर हमारी अभी शादी की उम्र नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अगले ही दिन चाचा जी ने हमारे लिए लड़के वालों को बुला लिया था, मगर लड़कों को देखकर तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि सबसे पहले चाचा जी ने मेरे लिए लड़के वालों को घर बुलाया था। लड़के की उम्र इतनी ज़्यादा थी कि उसके सर पर बाल भी नहीं थे। मैंने तो इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था और कह दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी। शादी से इनकार करने पर इन लोगों ने हम पर और भी ज़्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। अब तो हमसे हमारा खाना पीना भी बंद करवा दिया गया था, जबकि अभी भी हम तीनों बहनों से गुलामी करवाई जा रही थी। अब उन्होंने सोनम से भी घर के काम लेने शुरू कर दिए थे, जबकि खुद महारानियां बनकर आराम करती थीं और अपनी बेटियों से भी कोई काम नहीं करवाती थीं। एक दिन तो हद ही हो गई थी जब मेरी बहन रोती हुई मेरे पास आई और उसने अपना जला हुआ हाथ मुझे दिखाया। मैं उसका हाथ देखकर डर गई थी, क्योंकि उसका हाथ बुरी तरह से जला हुआ था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा हाथ कैसे जल गया, क्या कर रही थी तुम? तो वो कहने लगी कि दीदी, बड़ी चाची ने कहा था कि मेरे लिए एक कप चाय बना दे। मैं चाची के लिए चूल्हे पर चाय बना रही थी जब चाय मेरे हाथ पर गिर गई। मैंने सोनम से कहा कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुमसे तो चूल्हा भी जलाना नहीं आता, तो फिर तुम चाय बनाने के लिए तैयार क्यों हो गई? तुम चाची से मना कर देती कि तुमसे चाय बनानी ही नहीं आती। वो रोते हुए कहने लगी कि मैंने चाची से मना किया था, मगर वो कहने लगी कि तुम तीनों बहनों को अगर इस घर में रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे चूल्हे के आगे भेज दिया और चाय बनाने के लिए कहा। कहने लगी, अगर चाय नहीं बनाई तो तुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी बहन का हाथ देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैं जल्दी से दुपट्टा ओढ़कर अपनी बहन को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मेरी बहन के जख्मों पर दवाई लगाई। मेरे पास 100 रुपये रखे थे और वही पैसे मैंने डॉक्टर को दे दिए। मैं अपनी बहन को लेकर जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई तो घर में मेरे लिए एक नया हंगामा इंतज़ार कर रहा था। दोनों चाचा घर में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ गई थी? मैंने कहा, चाचा जी, सोनम का हाथ जल गया था, डॉक्टर से इसके जले हुए हाथ पर दवाई लगवाने गई थी। चाचा जी कहने लगे कि घर में इतने सारे लोग हैं, तुम इनमें से भी तो किसी को कह सकती थी। अब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुमने घर से बाहर निकलना भी शुरू कर दिया। चाचा जी ने उस दिन मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया था और कहा था कि अगर आइंदा घर से बाहर कदम निकालने की कोशिश की तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम तीनों बहनों को ज़्यादा ही छूट मिल गई है। चाचा जी ये नहीं जानते थे कि असल में तो हमें छूट अपने पिता के सामने मिली हुई थी। इन लोगों ने तो हमें इस घर में नौकरानी बनाकर कैद कर लिया था। उस दिन मुझे इन लोगों पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आया था और अपनी छोटी बहन की हालत देखकर तो मैं बार बार रो रही थी। अब मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे आवाज़ उठानी ही होगी। वैसे भी ये लोग हम तीनों बहनों को पेट भर के खाना भी नहीं दे रहे थे। कुछ भी करके हमें इस घर से निकलना था, क्योंकि इस घर में रहते हुए मेरी बहनों को नुकसान पहुंच रहा था। नुकसान तो मुझे भी बहुत था, मगर मुझे अपनी बहनों के होते हुए अपने नुकसान की कोई भी परवाह नहीं थी। मेरी बहन निकिता हर बार मुझसे यही कहती थी कि हम इस घर को छोड़कर चल रहे हैं या फिर हम अपना चूल्हा अलग कर लेते हैं, मगर ऐसा करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैं हर बार उसे डांटकर खामोश करवा देती थी। लेकिन अब मुझे भी यही लगता था कि हमें इस घर से चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना इस घर में कोई भी नहीं है। मैं इन लोगों की सच्चाई भी जानती थी कि ये सब कुछ हमारे साथ क्यों कर रहे थे। इन लोगों का मकसद ये था कि हम तीनों बहनों की जल्द से जल्द शादी करने के बाद ये इस घर में हमारे पिता के हिस्से को भी अपने नाम करवा ले और हम तीनों बहनों की शादी करके लोगों के सामने ये जाहिर कर दें कि उन्होंने हमारे पिता के हिस्से की हम तीनों बहनों की शादी कर दी है, और शादी भी किसी ऐसी ससुराल में करवाएं जहां से हम वापस दोबारा इन लोगों के पास ना आ सकें। क्योंकि जब भी मेरे चाचा कोई रिश्ता लेकर आते थे वो दूसरे गाँव या फिर कहीं दूर का होता था। ये लोग जिस तरह से हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे उस हिसाब से तो इस घर से निकल जाने के बाद हम कभी भी दोबारा इस घर में कदम नहीं रखते, मगर अब इन लोगों ने जुल्मों की हद कर दी थी। आज चाची ने जो मेरी छोटी बहन के साथ किया था ऐसा वो आगे भी कर सकती थी, क्योंकि हम दोनों बहनें तो समझदार थीं।
वो तो मासूम थी, इसीलिए रात के टाइम पर मैंने अपनी दोनों बहनों से कहा कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, हम कहीं और जाकर रहेंगे। इस घर में हम पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। मैं उन लोगों के लिए बड़ी थी, इसलिए उन्हें मुझसे ढेर सारी उम्मीदें थीं और वो दोनों घर से चलने के लिए तैयार हो गईं। हमने अपना सामान पैक कर लिया था और हमारी माँ के जेवर जो हमारे पास ही रखे हुए थे और जिसके बारे में मेरी चाचियाँ भी नहीं जानती थीं, क्योंकि कई सालों पहले मेरी माँ के मरने के बाद किसी इमरजेंसी की वजह से मेरे पिताजी ने माँ की ज्वेलरी को गिरवी रख दिया था और फिर मेरे पिताजी ने कुछ सालों के बाद उसे छुड़वा भी लिया था। ये बात तो सब जानते थे कि मेरी माँ की ज्वेलरी गिरवी पड़ी हुई है। पिताजी ने उसे खामोशी से छुड़वा लिया था और मुझसे कहा था कि इस बारे में किसी को मत बताना। शायद वो अपने भाइयों की नीयत को पहले से जानते थे। ये जेवर मेरे पिताजी ने हम तीनों बहनों की शादी के लिए छुड़वाया था ताकि आगे चलकर हमारे काम आ सके, मगर अब ये हमारे लिए इस तरह से काम आने वाला था कि हमें इसे बेचकर एक किराए का मकान लेना था। और फिर रात के समय हम तीनों बहनें घर से निकल आईं। सारी रात हम लोग गांव की एक सड़क पर बैठे रहे। जैसे ही दिन निकला तो हम घर ढूंढने की तलाश में निकल गए। ये बात तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि हमारे गांव में लड़कियों को घर से निकलने की परमिशन नहीं थी। अब जब हमें गांव वालों ने इस तरह से गांव में इधर उधर टहलते हुए देखा तो उन लोगों ने हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें बनाना शुरू कर दी थी और वो लोग हमें बुरा भला भी कह रहे थे। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि हमारे बारे में किस तरह की बातें कर रहे थे। हमें तो बस रहने के लिए एक मकान चाहिए था। जैसे ही दिन निकला तो मैं सुनार की दुकान पर जाकर अपनी माँ के कंगन बेच आई थी। अपनी माँ के जेवर को मैंने भी हम तीनों बहनों की शादी के लिए संभाल कर रखा था, मगर अब ये हमारी किसी तरह से सहायता कर सकता था। जिस तरह से मेरी माँ जिंदा होती तो हमारी सहायता करती। माँ के कंगन पूरे 60,000 में बिके थे। जिन पैसों से मैंने किराए का घर खरीद लिया था उसका एडवांस और 2 महीने का किराया भी दे दिया और फिर घर में राशन और ज़रूरत का सामान रख लिया। गांव वालों ने ये खबर जाकर मेरे चाचा चाची को दे दी थी कि आपकी भतीजियाँ गांव में इधर से उधर टहल रही हैं। ये बात तो उन लोगों को पता चल गई थी कि हम घर छोड़कर जा चुकी हैं। गांव वालों की बार बार की शिकायत पर उन्हें बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए वो लोग हमारे घर आ गए और आने के बाद उन्होंने घर में बहुत हंगामा किया था। कहने लगे कि अगर तुम लोगों को यहाँ रहना है तो इज्जत के साथ रहो, घर से ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो चाचा जी के इस तरह से हंगामा काटने पर बहुत ज़्यादा डर गई थी, मगर मेरी बहन निकिता ने उनसे बहस कर ली थी। वो उनसे कहने लगी कि अब हम लोग आपके घर से निकल चुके हैं, इसलिए आपको हमारी परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपनी इज्जत की परवाह होती तो आप हमारे साथ कुछ भी गलत ना करते। हमने घर से बाहर निकलने का कदम सिर्फ आप लोगों की वजह से उठाया है। चाचा जी उस पर हाथ उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़े ही थे कि मैंने चाचा जी को रोक लिया और उनसे कहा कि प्लीज़ आप लोग यहाँ से चले जाइए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। जैसे तैसे चाचा जी वहाँ से चले गए थे। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मुझे अब सोनम की पढ़ाई की चिंता हो रही थी, क्योंकि कुछ भी करके मुझे उसका एडमिशन करवाना था। इस तरह तो उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। माँ के सोने की एक और चीज़ निकालकर मैंने वो भी बेच दी और इस तरह मैंने अपनी बहन का एडमिशन भी स्कूल में करवा दिया। अब हर काम के लिए मुझे घर से निकलना होता था, इसलिए गाँव वाले मुझे बहुत बुरा भला कहने लगे थे। लड़के मुझे देखकर सीटियां मारते थे और कहते थे कि ये बिगड़ी हुई लड़कियां हैं, तभी तो घर से बाहर निकलती हैं। अब उन्हें कौन बताता कि हमें भी घर से बाहर निकलने का कोई शौक नहीं था। हमारे हालात हमें यहाँ तक ले आए थे। गांव के बिगड़े हुए लड़के हम पर नज़र रखने लगे थे, इसलिए मैं अपनी बहन को समझाकर आती थी कि दरवाज़ा ठीक से बंद कर लेना और कोई भी आए उसके लिए दरवाज़ा मत खोलना। मैं घर से निकलकर किसी नौकरी की तलाश में लग गई थी, क्योंकि इस तरह तो कोई काम नहीं चल सकता था। और फिर हम किराए के घर में रहते थे, हमें किराया भी देना था, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैं 1-2 जगह लोगों के घरों में काम भी तलाश करने गई तो उन्होंने मुझे धुतकार कर भेज दिया कि तुम तो उन्हीं लड़कियों में से हो ना जिनके बारे में गांव वाले गलत गलत बातें कर रहे हैं। हम तुम जैसी बिगड़ी हुई लड़की को अपने घर में काम नहीं दे सकते। मेरी समझ नहीं आ रही थी कि अगर मैं घर से बाहर निकल गई थी तो मैंने ऐसा कौन सा पाप कर लिया था। जिनके सर पर पिता का साया नहीं होता और उनके रिश्तेदार भी उन्हें नहीं समझते तो उन्हें अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। ये बात लोगों की समझ क्यों नहीं आ रही थी। एक दिन मैं अपनी बहन को स्कूल से लेकर आ रही थी जब मैंने देखा कि हमारे गांव में पूरी सब्जी का ठेला लगाने वाले एक आदमी से ढेर सारे लोग पूरी सब्जी ले रहे थे और उसकी खूब आमदनी हो रही थी।
ये सब देखकर मुझे आइडिया आया कि मुझे लोगों के घरों में काम तो नहीं मिल रहा और मेरी एजुकेशन भी इतनी नहीं थी कि मुझे कहीं ऐसे स्कूल में नौकरी मिल जाए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी सब्जी पूरी का ठेला लगाया करूंगी और इस तरह अपना और अपनी बहनों का गुजारा करूंगी, क्योंकि गलत काम करने से अच्छा है कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे मेरी इज्जत भी सलामत रहे और मैं अपनी बहनों को अपनी इज्जत की कमाई खिला सकूं। तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कल से ही सब्जी पूरी का ठेला लगाऊंगी। मैं घर आई तो सब्जी पूरी के लिए सारा सामान लेती हुई आई थी और मैंने सब्जी पूरी बनाई और तैयार करने के बाद मैंने एक ठेले वाले से बात कर ली थी जो मुझे किराए पर अपना ठेला देने के लिए तैयार हो गया था। मैं उस ठेले में सब्जी पूरी तैयार करके उसे बेचने के लिए घर से निकल चुकी थी। मुझे ठेला लेकर जाते हुए लोगों ने घूर घूर कर देखना शुरू कर दिया और वो लोग मुझे इस तरह से देख रहे थे जैसे मैं कोई पाप का काम कर रही हूँ। मेरा काम तो बुरा नहीं था, लेकिन मेरी गलती इतनी थी कि मैं एक लड़की थी और हमारे गांव में लड़कियों का काम सिर्फ इतना होता था कि वो घर की चार दीवारी में रहें और गृहस्थी को संभाले। लेकिन मैं लोगों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपना ठेला लेकर बढ़ती चली जा रही थी। मैं बस स्टॉप के पास जाकर खड़ी हो गई थी और वहाँ पर अपना ठेला लगा लिया था। मैं आवाज़ लगा कर लोगों को सब्जी पूरी खाने के लिए बुला रही थी, मगर कोई भी मेरी पूरी सब्जी खाने के लिए नहीं आया, क्योंकि कोई भी मुझसे सब्जी पूरी खरीद ही नहीं रहा था। उन लोगों का कहना था कि कैसी बेशर्म लड़की है, मर्दों के सामने मर्दों जैसा काम कर रही है। सब लोग मुझे बुरा कह रहे थे। कोई भी मेरे पास मेरा खाना खरीदने के लिए नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे ठेले के पास आकर मुझे ढेर सारी बातें सुनाकर जा रहे थे, जिनकी बातें मैं खामोशी से सुन रही थी। किसी को भी जवाब देने के लिए मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बल्कि आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे और मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। रात हुई तो मैं अपना ठेला लेकर वापस घर आ गई थी। मेरी बहनों ने जब देखा कि मैं जितना खाना ठेले पर लेकर गई थी उतना ही वापस लेकर आ गई हूँ, तो उन लोगों ने कहा कि क्या किसी ने खाना नहीं खरीदा। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा था, मगर मेरा उदास चेहरा देखकर वो समझ गई थी। अगले दिन भी मैंने हार नहीं मानी थी और मैं सब्जी पूरी बेचने के लिए चली गई थी। गांव वालों की अजीब नज़रें और हज़ारों बातें सुनकर भी मैंने ठान लिया था कि मैं ये काम करके ही रहूंगी। मगर उस दिन गांव के काफ़ी सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर मेरे ठेले के पास आ गए और कहने लगे कि अपना ठेला यहाँ से हटाओ, और वो लोग मेरे ठेले को धकेलने लगे। मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, मैं ये ठेला क्यों हटाऊं, आखिर मैं कौन सा ऐसा गलत काम कर रही हूँ। तो वो कहने लगे कि तुम लड़की होते हुए ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि ये काम मर्दों के होते हैं और तुम जानती हो कि हमारे गांव की औरतें सिर्फ घर में रहती हैं। मैं उन लोगों को बार बार रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर उन्होंने मेरे ठेले को ढकेल कर गिरा दिया और मेरा सारा खाना ज़मीन पर गिर गया था। वो लोग किसी दरिंदे की तरह मेरे ठेले को फेंक रहे थे। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए अपना सारा सामान दोबारा से ठेले पर रखकर ठेला चलाते हुए घर को आ गई थी और घर आकर बहुत रोई थी, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मैं फिर अगले दिन सुबह के समय खाना बनाकर ठेला तैयार करने लगी, क्योंकि मेरे निकलने का समय हो रहा था। मेरी छोटी बहन तो स्कूल जा चुकी थी, जबकि मेरी दूसरी बहन मुझे रोक रही थी, कह रही थी, दीदी कल उन लोगों ने आपका सारा खाना फेंक दिया, आज कहीं वो लोग आपको नुकसान न पहुंचा दे, आप मत जाओ। अब जैसे भी जिंदगी गुजरेगी गुजार लेंगे, वैसे भी आपकी सब्जी पूरी कोई नहीं खरीदेगा और उल्टा आपका नुकसान होता जा रहा है। मैंने कहा, चाहे जो हो जाए मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। कोई तो ऐसा होगा जो मेरी सब्जी पूरी खाएगा और मुझे कुछ तो मेरी कमाई मिलेगी, और कमाई कभी भी एकदम से नहीं होती। धीरे धीरे कमाने वाला इंसान ही आगे चलकर कामयाब होता है। मेरी बहन कहने लगी कि दीदी इस गांव के लोग दरिंदे हैं, ये लोग कभी भी आपको कामयाब नहीं होने देंगे। मैंने अपनी बहन से कहा कि मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया, मैं फिर भी अपनी कोशिश जारी रखूंगी, जो होता है होता रहे। गरीबों को तो वैसे भी लोगों की 100 बातों का सामना करना पड़ता है और हम भी तो गरीब हैं, इसलिए हमें भी सब कुछ सहना होगा। मैं अभी घर से ठेला लेकर निकल ही रही थी कि मेरे दोनों चाचा जी मुझे गुस्से में मेरी तरफ चलते हुए नजर आए। वो लोग मेरी तरफ आकर रुक गए और कहने लगे कि अब तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तू सब्जी का ठेला लगाएगी। वो मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ा ही रहे थे कि मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि अगर आप लोग हमें उस घर में इज्जत से खाने और रहने देते तो शायद आज ये दिन नहीं आता। चाचा जी कहने लगे, तो फिर ठीक है, अपनी खुशी पूरी कर लो, इस गांव का कोई भी इंसान तुम्हारा ये खाना नहीं खाएगा।
बल्कि इस गांव से तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से गांव की बाकी लड़कियों पर भी फर्क पड़ेगा और गांव वाले ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम्हारी वजह से गांव की बाकी लड़कियां भी बिगड़ जाएं और तुम इस सब्जी पूरी के ठेले से कितने पैसे कमा लोगी। कोई भी इमरजेंसी आ गई तो तुम लोगों को मेरे पास ही हाथ जोड़कर आना होगा और उस समय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। मैंने कहा, चाचा जी, कि भगवान न करे हमें आपके पास आकर हाथ फैलाना पड़े। हम लोग भूखे मरना पसंद करेंगे मगर आपके आगे कभी हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से हमारी ज़िंदगी इतनी ख़राब हुई है। हमारे पिता ने आप लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया, मगर पिताजी के मरने के बाद आप लोगों ने हमें कभी अपनी बेटी नहीं समझा। उस दिन मेरे दोनों चाचाओं ने खूब हंगामा किया था, मगर मैं नहीं मानी थी। उन लोगों के डर से मैं घर के अंदर तो जाकर बैठ गई थी, लेकिन वो लोग जैसे ही गए मैं दोबारा से अपना ठेला लेकर बस स्टॉप के पास चली गई थी, जहाँ पर बहुत से यात्री बस में आते जाते थे। मुझे उम्मीद थी कि उनमें से कोई ना कोई मेरी सब्जी पूरी ज़रूर खाएगा, मगर गांव वालों ने सबसे ये बात कह दी थी कि इस लड़की की सब्जी पूरी अगर किसी ने खाई तो उस पर जुर्माना डाल दिया जाएगा। मेरे सामने ढेर सारी मुश्किलें खड़ी हुई थी और उनका सामना करने के लिए मैं सिर्फ अकेली थी। मुझे जैसे तैसे अपनी बहनों का ख्याल रखना था। मैं रोती रहती थी और भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि मेरी ज़िंदगी से मुश्किलों को निकाल दो, क्योंकि अब मेरे अंदर इन मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत बाकी नहीं रही। काफ़ी दिनों तक मैं इसी तरह से बार बार ठेला लेकर बस स्टॉप पर जाती रही और गांव वालों ने भी हर तरह से कोशिश कर ली थी कि मैं अपने घर में खामोशी से बैठ जाऊं, मगर मैंने हार नहीं मानी। मेरा रोज़ का खाना बर्बाद हुआ करता था, जो कि हम तीनों बहनें खाकर सो जाते थे, मगर कोई भी हमारा खाना नहीं खरीदता था। मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया था, लेकिन फिर भी मुझे एक उम्मीद यही थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक न एक दिन मुझे कोशिश का फल ज़रूर मिलेगा। एक दिन बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी। हमारे गांव में वैसे भी सारी कच्ची सड़क थी। तेज़ बारिश होने की वजह से मेरी छोटी बहन स्कूल नहीं गई, जबकि मैं सुबह सवेरे उठकर अपना ठेला तैयार करने में लग गई थी। निकिता बार बार मुझसे मना कर रही थी कि दीदी, आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है, आप प्लीज़ ठेला लेकर मत जाओ। मैं नहीं चाहती कि आप किसी मुसीबत का शिकार हो जाओ, क्योंकि आप जानती हो ना कि बारिश पड़ने से हमारे गांव में जगह जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दीदी, आपको भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है और रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो आप जैसे तैसे चली जाओगी, मगर आपको शाम को घर लौटने में बहुत परेशानी होगी। मैंने अपनी बहन से कहा कि प्लीज़ मुझे जाने दो, जो होगा मैं खुद देख लूँगी। मेरी बहन मेरे लिए बहुत फ़िक्रमंद हो रही थी। वो मुझे रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर मैं नहीं रुकी और तेज़ बारिश में भी अपने ठेले को बड़ी सी छतरी में अच्छी तरह से कवर करके मैं ठेला धकेलती हुई बस स्टॉप तक ले गई थी। आज भी सारा दिन हो गया था, मगर किसी ने भी मेरी सब्ज़ी पूरी नहीं खाई थी और आज भी मैं हर तरफ से निराश होकर रह गई थी। मगर आज सारा दिन बारिश बहुत हुई थी। शाम होने लगी थी और अब मुझे यहाँ से अपने घर को निकलना था। मैं ठेला धकेलती हुई वहाँ से जाने लगी थी, मगर जिस रास्ते पर भी मैं जाती थी वहाँ पर ढेर सारा पानी इकट्ठा होता था और पानी के ढेर में ठेला धकेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे अपनी बहन की कही हुई बात सही लग रही थी, क्योंकि मैं ठेले को धकेलते धकेलते थक चुकी थी। मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। जिधर जाती उधर पानी नज़र आ रहा था। फिर मुझे एक रास्ता दिखाई दिया, जो कि एक पतली सी सड़क थी। वहाँ पर मुझे कम पानी नज़र आ रहा था। मैंने सोचा, यहाँ से निकलूँगी तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा रास्ता होगा जो मुझे मेरे घर तक ले जाएगा, क्योंकि आगे जितना मैं चलती जा रही थी मुझे उतना ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे अपना ठेला धकेलती हुई उस गली के अंदर चली गई। वो गली अंदर से पार थी और इसका मतलब ये था कि उसका रास्ता कहीं ना कहीं को जा रहा था। मैं इस गली के अंदर आ गई थी और अपना ठेला चलाते चलाते मैं काफ़ी दूर तक निकल आई थी, मगर मुझे मेरे घर का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। न जाने मैं कहाँ आ गई थी। मैं काफ़ी दूर तक आ गई और ये जगह मेरे लिए नई थी। मैं तो अपने गांव के अलावा किसी जगह को नहीं जानती थी। अब मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कैसे अपने घर को वापस पहुंचूं। मुझे रोना आ रहा था और मैं सोच रही थी कि काश मैं आज घर से ही ना निकलती और अपनी बहन की बात मान लेती। मैं एक तरफ खड़ी होकर फूट फूट कर रो रही थी। शाम से रात होने लगी थी। दिन की रोशनी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी और मेरे दिल को घबराहट हो रही थी। एक तरफ रोने से कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए मैंने अपना ठेला उठाया और सोचा कि बस चलती रहती हूँ। आगे चलकर कुछ लोगों से रास्ता पूछ लूँगी। मुझे ऐसे एक तरफ को खड़े होकर हार नहीं माननी चाहिए।
जब चलती रहूंगी तो रास्ता समझ आ जाएगा। मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और मैं ठेला लेकर चलती चली जा रही थी। मेरे दिमाग में बस यही टेंशन थी कि घर पर मेरी दोनों बहनें मेरा इंतज़ार कर रही होंगी और परेशान हो रही होंगी। आखिर मेरा उनके अलावा और उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं बस यही सब कुछ सोचती हुई अपने ठेले को धकेल कर चलती चली जा रही थी। तभी अचानक मुझे पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने रुककर पीछे पलटकर देखा तो पीछे बहुत सारे आदमी मुझे आवाज़ लगा रहे थे। कह रहे थे कि ठेले वाली लड़की रुक जाओ। वो लगभग 10 से 15 आदमी थे और चिल्ला चिल्लाकर मुझे आवाज़ें लगा रहे थे। मैं तो उन लोगों को देखकर डर गई थी। वैसे भी रात का समय हो रहा था। मेरा दिल घबराने लगा। मुझे लगा कि कहीं ये लोग मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, इसलिए मुझे तो नहीं रोक रहे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वैसे भी ये जगह मेरे लिए अनजान थी। मैंने उनमें से एक की भी कोई बात नहीं सुनी और मैंने और तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया और वो लोग लगातार मुझे आवाज़ें लगा रहे थे कि ठेले वाली लड़की रुक जाओ, बात तो सुनो हमारी। मैं चलते हुए काफ़ी दूर तक आ गई थी और वो लगातार मेरे पीछे पीछे आ रहे थे और मुझे आवाज़ें भी लगा रहे थे। जब अचानक उनमें से एक मर्द ने तेज़ आवाज़ में कहा कि रुको, हमें तुम्हारा खाना खाना है। उसकी बात सुनकर अचानक मेरे पैर रुक गए थे और मैंने फिर से पलटकर उन लोगों को देखा था तो वो कहने लगे कि रुक जाओ। मुझे उन लोगों से डर लग रहा था। मुझे रुकता हुआ देखकर सारे मर्द रुक गए थे और एक आदमी चलता हुआ मेरी तरफ आया और मुझसे कहने लगा कि तुम हमसे डर क्यों रही हो, हमें तुम्हारा खाना खाना है। आज बारिश तेज़ होने की वजह से जगह जगह पानी इकट्ठा है, इसलिए हम लोग कहीं जाकर खाना खरीद कर नहीं ला सकते। दरअसल यहीं करीब में हमारी एक बड़ी सी फैक्ट्री है और हम फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हैं। हमें भूख लग रही थी। हमारी ही फैक्ट्री का एक आदमी हम सब लोगों के लिए खाना लेकर आता है, मगर आज वो बारिश की वजह से हमारा खाना लेकर नहीं आया। हम लोग बाहर ही खड़े हुए उसका इंतज़ार कर रहे थे। जब हमने तुम्हें ठेला लेकर यहाँ से गुजरते हुए देखा तो हम लोग समझ गए थे कि ज़रूर तुम्हारे ठेले पर कोई खाने का सामान है। अच्छा ये बताओ तुम क्या बेच रही हो? तो मैंने घबराते हुए शब्दों में कहा कि मैं पूरी सब्ज़ी बेच रही हूँ। उन लोगों ने कहा तो जल्दी से साइड में ठेला खड़ा करो, हम पूरे 18 लोग हैं, तुम हम सबको खाना खिला दो, हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है। उस आदमी की बात सुनकर तो मेरी खुशी के ठिकाने ही नहीं रहे थे। मैंने जल्दी से एक तरफ को ठेला खड़ा किया और मैंने जल्दी से सब्ज़ी गर्म करने रखी और ठेले पर ही लगा हुआ चूल्हा जलाया और तेल गर्म करना शुरू किया, जिस पर मैं उन लोगों को गर्मा गर्म सब्ज़ी पूरी खिलाना चाहती थी। और मैंने जल्दी से उन लोगों को एक एक करके खाना खिलाना शुरू किया। वो लोग खाना खा रहे थे और मेरी सब्ज़ी पूरी की बहुत तारीफ़ कर रहे थे। आज मैं बहुत खुश थी कि कहाँ मेरे पास एक कस्टमर नहीं होता था और आज मेरे पास इतने ढेर सारे कस्टमर थे जिन्होंने मेरा सारा खाना बड़े शौक से खाया था और बहुत तारीफ़ भी की थी और मुझे पैसे भी ढेर सारे दिए थे। इन लोगों ने कहा कि आज तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हमें तो लगा था कि आज हम लोग भूखे ही रह जाएंगे। उन्होंने कहा जो लड़का हमारे लिए खाना लेकर आता है उसका खाना इतना टेस्टी नहीं होता जितना तुम्हारा है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपना ठेला रोज़ यहाँ लेकर आ जाया करो, हम लोग तुम्हारा खाना खा लिया करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ हमारी फैक्ट्री ही नहीं बल्कि और भी फैक्ट्रीज़ हैं, यहाँ से तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी होगी। मैंने कहा क्या सच में आप लोग मेरा खाना खाने के लिए तैयार हो? तो वो कहने लगे कि हाँ हाँ बिल्कुल, हमें तुम्हारा खाना बहुत पसंद आया। अच्छा तुम ये बताओ कि कहाँ से आई हो? तो मैंने उनको अपने गांव का नाम बताया और कहा कि मैं अपने गांव का रास्ता भूल गई हूँ क्योंकि जगह जगह मुझे पानी मिल रहा था और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने घर कैसे जाऊँ। तो वो आदमी कहने लगा कि तुम अपने गांव से बहुत दूर आ गई हो, दरअसल तुम शहर में आ गई हो और ये शहर का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ढेर सारी फैक्ट्रियाँ हैं और ज़्यादातर इस एरिया में कारोबार होता है। उनमें से एक आदमी कहने लगा कि हम बहुत ईमानदार लोग हैं, अगर तुम चाहो तो हमारी फैक्ट्री का एक आदमी तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आएगा क्योंकि आज तुम्हें किसी की मदद की ज़रूरत है। आज तुम काफ़ी दूर तक आ गई हो, वो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आएगा और तुम हम लोगों पर भरोसा कर सकती हो। हम भले ही गरीब लोग हैं मगर बहुत इज्जतदार लोग हैं, बीवी बच्चे वाले लोग हैं, हर औरत को अपनी बहन की नज़र से देखते हैं। उन लोगों की बात सुनकर तो मेरा दिल खुश हो गया था। आज मुझे पता चला था कि ऐसे लोगों में भी भगवान छुपे हुए होते हैं जो दूसरों की मदद इस तरह से करते हैं।
उन आदमियों ने एक आदमी को मेरे साथ गांव तक भेज दिया था, जो मुझे मेरे घर तक छोड़ गया था। मुझे घर लौटते लौटते काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए गांव के लोगों ने मुझे ज़्यादा उस आदमी के साथ नहीं देखा था। मगर अब मुझे ये रास्ता याद हो गया था और मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपने गांव में सब्जी पूरी नहीं बेचूंगी, बल्कि इन लोगों को ही अपना खाना दिया करूंगी। आज जब मैं घर आई तो मेरी सोच के मुताबिक मेरी दोनों बहनें बहुत परेशान हो गई थी। वो मुझसे रोते हुए कहने लगी कि दीदी आप कहाँ रह गई थी। मैंने उन्हें पूरी बात बताई और उन्हें जब अपने हाथ में पकड़े हुए ढेर सारे पैसे दिखाए तो वो लोग बहुत खुश हो गई थी और उन लोगों ने कहा कि दीदी ये आपकी मेहनत का नतीजा है, क्योंकि आपने अभी तक हार नहीं मानी थी। बस उस दिन के बाद से मेरी पूरी ज़िंदगी बदल कर रह गई थी। मैं फैक्ट्री के पास जाकर ठेला लगा लिया करती थी। वो लोग दोपहर को भी मेरी सब्जी पूरी खा लिया करते थे और शाम के समय पर भी, और इस तरह से मेरा कारोबार बढ़ता चला गया। धीरे धीरे लोग मेरे खाने के दीवाने हो गए थे। जिस शहर में मैं जाया करती थी वहाँ पर मेरा ठेला खड़े होते ही भीड़ लग जाती थी, क्योंकि मेरा खाना उन लोगों को बहुत पसंद आता था। गांव वाले भी ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि ये ठेला लेकर घर से निकलती तो है, मगर बस स्टॉप पर तो किसी को नज़र नहीं आती। आखिर ये कहाँ जाती है और इतनी कमाई कहाँ से कर रही है। ऊपर वाले की कृपा से मैं ढेर सारे पैसे कमा रही थी और अब मैंने गांव में किराए वाला घर छोड़ दिया था और हम तीनों बहनों ने आकर उसी शहर में फैक्ट्री के आसपास वाले एरिया की तरफ छोटा सा किराए का मकान देख लिया था और हम लोग वहीं पर रहने लगे थे। मेरी ज़िंदगी भगवान ने इस तरह से पलट कर रख दी थी कि धीरे धीरे मैंने अपने ठेले को एक दुकान में बदल लिया था और फिर मेरी वो छोटी सी दुकान कुछ सालों बाद एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बन गई और आज इस बात को पूरे 15 साल गुजर गए। आज मैं अपने ही शहर में बने हुए एक बड़े से रेस्टोरेंट की मालकिन हूँ। पहले सब्जी पूरी से काम की शुरुआत करने वाली लड़की आज तरह तरह के डिशेस बनाकर अपने रेस्टोरेंट में बेचती है। मैंने अपनी बहन को भी पढ़ा लिखा कर उसे किसी काबिल बना दिया, जबकि मेरी बहन निकिता मेरे साथ ही रेस्टोरेंट में मेरी मदद करती है। हमने अपना घर भी खरीद लिया। अभी तक मैंने शादी तो नहीं की, मगर मेरी तकदीर बदल कर रह गई है। अब हमें शादी नहीं करनी, क्योंकि हमें पता चल गया कि कोई भी रिश्ता अपना सिर्फ तब तक होता है जब तक हमारे पास पैसा होता है, और अच्छा बुरा वक्त तो सबके साथ आना है। इसलिए हमें किसी नए रिश्ते की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको ये बात बताना तो भूल ही गई कि जब मैंने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था तब मेरे बड़े चाचा जी मुझे ढूंढते हुए आए थे, जिन्होंने कई सालों पहले मुझसे कहा था कि जब तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी तो हमारे सामने ही हाथ फैलाने आओगी। उस दिन वो मुझसे मदद मांगने के लिए आए थे। उन्हें 50,000 रुपये की ज़रूरत थी, क्योंकि उड़ते उड़ते उन तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि उनकी भतीजियां किसी काबिल बन चुकी हैं। उनके किसी अपने ने मदद नहीं की, इसलिए वो मेरे पास आए, क्योंकि चाची जी की तबीयत बहुत ख़राब थी। दोनों चाचाओं ने हमारे घर से निकलने के बाद घर के हिस्से बंटवारे कर लिए थे। चाचा के 2 बेटे और बेटियां थीं, उन्होंने उनकी भी शादी कर दी थी। बेटियां तो अपनी ससुराल में सुखी रह रही थीं, जबकि बहू ने घर में आने के बाद चाचा और चाची की ज़िंदगी को दुश्वार कर दिया था और उन दोनों को बेकार समझकर घर से बाहर निकाल दिया था। चाची अपने मायके में रहने लगी और वहां पर रहते रहते उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके इलाज के लिए चाचा जी को पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि चाची के मायके वाले भी अब उनकी मदद नहीं करना चाहते थे। चाचा पूरी तरह से अकेले हो गए थे, उनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। फिर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया था, जबकि छोटे चाचा के साथ भी गलत हुआ था। उनका तो एक ही बेटा और 3 बेटियां थीं। चाचा जी को पैरालाइज हो गया था। चाची बीमार रहने लगी थी, जबकि उनके बेटे का अचानक एक्सीडेंट हुआ और उनका बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सिर्फ बेटियां ही रह गई थीं, घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। अब मेरे चाचा जी तो अपनी बेटियों को घर से बाहर कमाने के लिए नहीं भेज सकते थे, इसलिए दोनों ही चाचा परेशानी भरे हालात से गुजर रहे थे। मैंने एक चाचा की तो मदद कर दी थी जो मेरे पास पैसे लेने के लिए आए थे। मैंने उन्हें 50,000 रुपये दे दिए थे। उन्होंने अपने किए की मुझसे माफ़ी मांगी थी, क्योंकि कुछ सालों पहले उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया था। हम तीनों बहनें अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रहे हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में उसको इतना तंग न करें कि वो हालातों से तंग आकर अपनी ज़िंदगी को बुरा समझने लगे, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो एक ना एक दिन आपके साथ भी बुरा होना है। और जो लोग बेटियों को बोझ समझते हैं या फिर ये समझते हैं कि बेटियां और औरत सिर्फ घर की 4 दीवारी के लिए बनाई गई हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि बुरे वक्त में बेटियां बेटा बनकर दिखा देती हैं।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।